वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स के जो एनुअल एग्ज़ाम था 2023 का उसका सेट सी करेंगे। सेट ए और बी हम पहले से ही कर चुके हैं, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है मूल बिंदु ओ की ओर उन्नतोदर, मूल बिंदु की ओर नतोदर, एक सीधी रेखा, इनमें से कोई नहीं। स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज convex to the point of origin O, concave to the point of the original O, a straight line, none of these। हम जानते हैं जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। कनकेव टू द पॉइंट ऑफ O, जो उत्पादन संभावना वक्र है उसकी स्लोप नतोदर होती है, क्योंकि जब हम एक वस्तु का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी एक्स वस्तु का जो प्रोडक्शन है इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वाई वस्तु का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इसलिए जो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढलान होता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, साधन होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं सीमित, असीमित, नगण्य, उपरोक्त सभी। मीन्स आर लिमिटेड, अनलिमिटेड, नेग्लेजिबल, ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं जो उत्पादन के साधन हैं या कोई भी साधन है जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो सीमित होते हैं, जिसकी वजह से ही आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो मीन्स आर लिमिटेड, इसलिए क्वेश्चन 2 का जो आंसर होगा वो ए होगा। साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अगर मांग वक्र ओ एक्स के समानांतर है तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई, इकाई से अधिक, शून्य, अनंत। When the demand curve is parallel to OX, the price elasticity of demand will be unitary, greater than unitary, zero or infinitive। तो हम जानते हैं कि जो डिमांड कर्व अगर OX के पैरेलल होता है तो उस समय जो मांग की लोच होती है वो इन्फिनेटिव होती है। प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने से उसकी मांग में अनंत चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए फर्म विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन इन परफेक्ट कंपटीशन व्हेन MR equal TR or MR equal MC equal MR, MC equal TC, AC equal AR। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म संतुलन की स्थिति में तब होती है जब इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं MR इक्वल हो MC इक्वल हो TR के, MC इक्वल है MR के, MC इक्वल है TC के, AC इक्वल है AR के। हम जानते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है वहाँ इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन में होता है जहाँ MC इक्वल MR के होता है। जब AR और AMR एक दूसरे के इक्वल होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, और इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जब MC वक्र MR वक्र को नीचे से कट करता हो, और यानी कि जो MC वक्र है वो MR के इक्वल हो। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मनी का, वो क्या है? विनिमय का माध्यम, स्थगित भुगतानों का मान, राष्ट्रीय आय का वितरण, उपरोक्त सभी। तो जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है वो होता है विनिमय का माध्यम। प्राइमरी आर मेन फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ऑल ऑफ दीज। जितने भी फंक्शन हैं जिन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे फंक्शन हैं मनी के, लेकिन प्राइमरी फंक्शन नहीं है। प्राइमरी फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो जो आंसर होगा वो ए होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था आरंभ हुई थी। ऑप्शन थे है 1944, 1960, 1994, 1947। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम अडोप्टेड फ्रॉम 1944, 1960, 1994, 1947। तो हम जानते हैं जो ब्रेटन वुड व्यवस्था है वो 1944 में आरंभ हुई थी, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एक सीधी रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। हम जानते हैं जब एक सीधी रेखा होती है डिमांड कर्व की, तो उसके मध्य बिंदु पर जो इलास्टिसिटी होती है वो इक्वल 1 के होती है, जबकि इन्होंने बोल रखा है कि एट द मिड पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी। तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है।
क्योंकि मिड पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है, ग्रेटर देन 1 नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी वक्र एसी वक्र को न्यूनतम बिंदु पर काटता है। हम जानते हैं जो एसी वक्र होता है वो यू आकार का होता है और जो उसका मिनिमम पॉइंट होता है उसी पॉइंट पर एमसी वक्र उसको कट करता है। तो जो आंसर होगा वो ट्रू होगा कि एमसी कर्व कट एसी कर्व एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट। जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तुएं होती हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। ये बिल्कुल सही है। परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो समरूप होती हैं, इसलिए जो वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति द्वारा होता है। प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, क्रेता और विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है और जो वस्तुएं होती है वो समरूप होती है। तो जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से हुई है। द ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज। ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से हुई है, जिसको इंग्लिश में मैक्रो बोला जाता है। तो जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति माइक्रोज से हुई है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति मैक्रोज से हुई है। तो जो आंसर होगा वो रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है। सेंट्रल बैंक इज़ द बैंकर बैंक। ये बिल्कुल सही है। जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई है वो बैंकों का बैंक है। वो इसलिए है क्योंकि जिस तरह एक व्यक्ति अपनी जमा पूंजी बैंक में जमा करवाता है और उधार भी बैंक से लेता है, सेम जो बैंक है वो अपनी उधार या जमा सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं, इसलिए केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। आगे क्वेश्चन, खालिस्तान भरे, फिल इन द ब्लैंक्स। समीशन एम आर बराबर है। समीशन एम आर हमेशा टी आर के बराबर होता है। जब हम एम आर को जोड़ते हैं यानी कि मार्जिन रेवेन्यू को जोड़ते हैं तो वो हमारा टोटल रेवेन्यू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय आय का अध्ययन डैश अर्थव्यवस्था में किया जाता है। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज़ द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत बचत प्रवृत्ति प्लस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसके इक्वल होती है? एमपीएस एंड एमपीसी जो इक्वल होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, यानी कि जब हम एमपीसी और एमपीएस को जोड़ते हैं वो इक्वल 1 के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आम बजट द्वारा पेश किया जाता है। जनरल बजट ऑफ इंडिया इज ऑफर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लास्ट क्वेश्चन, आयकर किस प्रकार का कर है? इनकम टैक्स इज ए टाइप ऑफ टैक्स। जो इनकम टैक्स है आपका आयकर है वो एक प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति पर ये कर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को ये कर चुकाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।